अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे जल्दी से सर मुनीब का X1 ज़ूलॉजी का गेस्ट पेपर। क्योंकि आज मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर मुनीब का पेपर लगा था, तो इसलिए मैं जल्दी से सॉल्व कर रही हूँ इसके रीजनिंग क्वेश्चंस पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जितना मुझसे हो पाया इतना आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन करें इंड्यूस फेट मॉडल। जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एक एंजाइम के साथ, ये एंजाइम है और एंजाइम पे आके जब सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा तो एक ऐसा चेंज आता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एक ऐसा चेंज आता है जिस चेंज की वजह से एंजाइम अपना फंक्शन, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, और इसके मुताबिक एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है। स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले समझ लो, समझ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक ऐसा वीनस सिस्टम, एक ऐसा वेन्स वाला सिस्टम जो ब्लड रिटर्न करता है, ब्लड पहुंचाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। कहाँ से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्प्लीन से, दो जगहों से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्प्लीन से ब्लड पहुंचाता है लिवर के पास और फिर लिवर उसको हार्ट के पास पहुंचा देता है। फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, मैं बताती हूँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। वो रिस्पॉन्स जो एक टिश्यू, जब किसी टिश्यू पे इंजरी होती है ना, टिश्यू क्या है? सेल्स का कॉम्बिनेशन। जब टिश्यू की इंजरी होती है तो वो जो रिस्पॉन्स देती है वहाँ पर, जिसमें पेन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और हॉटनेस होती है, हॉट हो जाता है ना एरिया जब कहीं पे किसी टिश्यू में इंजरी होती है, तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कह रहे होते हैं। उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का है। ऐसे एंजाइम बेसिकली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। लेकिन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की यहाँ पे डेफिनेशन है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम होंगे जिनके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास है एंजाइम। एंजाइम क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? कैटलाइज कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हमारी लिविंग बॉडी में चल रहा है। कैटलाइज मतलब स्पीड को बढ़ा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है डिफाइन करें एलर्जी को। जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि जब भी हमारी बॉडी पे कोई गलत सब्सटेंस जाता है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन जब हमारी इम्यून सिस्टम जो है नॉर्मल, ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल है और हार्मलेस है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके जाने पर इम्यून सिस्टम जो है एक्शन ले ले तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। ये एक एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है, ओवर एक्टिंग वाला रिस्पॉन्स होता है, ओवर रिएक्ट कर जाता है नॉर्मल सब्सटेंसेस को देखकर, ही ओवर रिएक्ट कर जाता है, हालांकि वो सब्सटेंसेस को नुकसान पहुंचाने नहीं आए होते। उसके बाद है साइनसाइटिस की जो है डेफिनेशन। मैंने बताया था आइटस जिसके आखिर में आ जाए वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो साइनस की इन्फ्लेमेशन साइनसाइटिस कहलाएगी। साइनस जो होते हैं ना, नॉर्मली इनके अंदर एयर होती है। क्या होती है? नॉर्मली इनके अंदर एयर होती है, लेकिन साइनसाइटिस के दौरान इनके अंदर क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है। और फ्लूइड के भरने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पैथोजेंस यानी कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं। फिर डेफिनेशन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि कैसी एबनॉर्मेलिटी आ जाए इम्यून सिस्टम के अंदर जिसमें वो अपने ही सेल को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाए, पहचान ना पाए और अपने ही टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले ले, अपने ही टिश्यू को तबाह कर दे, तो इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे होते हैं। ऑटो मतलब खुद के ख़िलाफ़ जो है ना आपने एक्शन लेना है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम इसे कह रहे होते हैं। फिर हमने क्या लिखना है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं एंजाइम के। आपके बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैंने 4 सबसे आसान लिखे हैं। जो एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम की पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो जिससे सबस्ट्रेट आके रिएक्ट करता है, और इन साइट्स को हम क्या कह रहे होते हैं? एक्टिव साइट। उसके बाद एंजाइम जो है वो एक ऐसे बायोकैटालिस्ट है जो कहाँ प्रोड्यूस होगा? प्रोटोप्लाज्म में। और चौथा क्या लिखा है? ये सेंसिटिव होते हैं पीएच पे और टेम्परेचर पे। अगर आपको कोई और से याद है तो आप कोई और से लिख सकते हो। फिर जी आपने बताना है कि क्या टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट आता है एंजाइम पर। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर और पीएच के, यानी कि ये सिर्फ वर्क करते हैं ख़ास टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और ख़ास पीएच पे, और पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, बढ़ता नहीं है, डबल हो जाता है डायरेक्ट। ह्यूमन के जो एंजाइम हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ के 100 होता है तो ये सारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और जो ह्यूमन के एंजाइम है वो वर्क करते हैं 7 से 8 पीएच के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है फाइलम मॉलस्का की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब, इकोनॉमिक मतलब कि हमारी मौशी हालात के लिए कैसे ज़रूरी है, यानी कि इससे हमें पैसे कैसे मिलते हैं। फाइलम मॉलस्का जो है वो
खाई जाती है, फूड के तौर पे खाई जाती है। इसके अलावा ये फ़िशिंग इंडस्ट्री में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा इससे ज्वेलरी बनाई जाती है फाइलम मोलस्का की चीज़ों एनिमल्स वगैरह से। इसके अलावा इसको हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है हमें आर्थ्रोपॉड्स की। आर्थ्रोपॉड्स जो हैं, आर्थ्रोपॉड्स में एक एनिमल है बीज, हनी बीज। हनी बीज प्रोड्यूस करती हैं हनी। उसके अलावा इंसेक्ट जो है वो भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स जो आते हैं वो पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन और प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं, क्या होता है जब हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स पे कुछ एनिमल्स आके बैठ जाते हैं छोटे छोटे, और वो प्लांट्स को खाने लगते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं वो उन पर प्रीडेट करते हैं और एनिमल्स को खा जाते हैं छोटे छोटे, और इस तरह से प्लांट ग्रो करता है अच्छे से। उसके अलावा कुछ जो है उनमें से ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम और कॉलरा, इनके जर्म्स को कैरी करते हैं ह्यूमन बींग्स को और हमें बीमारियां कॉज करवाते हैं, इनमें से कुछ। उसके अलावा इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड की, यानी कि आर्थ्रोपोडा खाए भी जाते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताए हैं दोनों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आपने सिम्टम्स लिखने हैं लंग कैंसर के। लंग कैंसर में क्या होता है, खांसी के साथ ब्लड आता है, और इसके अलावा बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, पेन होता है जब आप सांस लेते हैं या खांसी करते हैं, या ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस फूल रहा होता है बहुत ज़्यादा, टायर्डनेस, आपको थकन होती है। फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में क्या हो रहा होता है, टीबी में भी आपको खांसी के साथ बलगम आता है, म्यूकस आता है। उसके अलावा आपको खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है, लो ग्रेड फीवर होता है यानी बुखार होता है। उसके अलावा चेस्ट में बहुत पेन होता है और अचानक से वेट लॉस होने लग जाता है, ये टीबी में होती हैं ये चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है एम्फीसाइमा। उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस होती है ब्रीथ की, यानी कि सांस नहीं सही से आ रहा होता जब हम बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। उसके अलावा टाइटनेस महसूस होती है चेस्ट में, सीने में एक दबाव टाइप का महसूस होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा खांसी और वीजिंग हो रही होती है, म्यूकस आता है कफ के साथ, खांसी के साथ बलगम आता है, और अचानक से अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो वेट लॉस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ी सी याद कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। फिर नमूनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेडेक है, सर में दर्द होता है, फिंगर नेल्स, आपके नेल्स और लिप्स ब्लू हो जाते हैं, और फीवर और कफ आता है। इसके अलावा आपके पास येलोइश ग्रीन म्यूकस आता है कफ में, और बहुत सारी मेंटल स्टेट कंफ्यूज होती है, समझ नहीं आता क्या करना है। स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, भूख लगना कम हो जाती है, एपेटाइट का लॉस हो जाता है यानी कि भूख लगना कम हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है यानी कि सांस नहीं आता। तो सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम 2-3 याद कर लो तो आसानी हो। उसके अलावा आपने डिफाइन करना है एनोरेक्सिया नर्वोसा को। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें क्या होता है, पर्सन को लगता है कि वो अगर उसने ज़रा सा भी खाया तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो वो खाना खाने से ही मना करते रहता है। फेयर, डर, द फेयर ऑफ गेनिंग वेट गेन करने का उसको फेयर है, तो वो खाना खाने से ही मना करे। एनोरेक्सिया नर्वोसा यूजली ये ख़वातीन में और टीनेजर गर्ल्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, ये ख़राब खाना कॉन्टेमिनेटेड, जिसमें जरासीम हो, स्पॉइल्ड या टॉक्सिक फूड लेने से होता है। और इसके सिम्टम्स में स्टमक क्रैम्प्स हैं, स्टमक में जो है क्रैम्प्स पड़ते हैं, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है और डायरिया होता है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये 4 सिम्टम्स भी लिख देना। उसके अलावा अल्सर क्या होता है, अल्सर जो है ना एक सोर यानी कि एक पेनफुल वॉन्ड होता है, एक ऐसा जख्म जो दर्द दे। कहाँ पे डेवलप हो सकता है, कहीं भी बॉडी में डेवलप हो सकता है, यूजली जीआईटी में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूजली ये डेवलप होता है। और फिर पेप्टिक अल्सर वो होगा जो पेप्टिक जगहों पे जीआईटी में डेवलप होगा। ड्यूडिनल अल्सर वो जो ड्यूडिनम में डेवलप होगा। तो इसको बना जुना के लिख देना जिसका भी आ जाए। फिर आपके पास है, आपने डिफ्रेंशिएशन लिखनी है कॉन्डिस्टाइस और ऑस्ट्रिचथाइस के बीच में। ये 2 तरह की फिशेस होती हैं। इनके पास जो है वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और इनके पास बोनी स्केलेटन होता है। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है और इनका टर्मिनली लोकेटेड होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके जो गिल्स हैं उनमें अपरक्यूलम नहीं होगा और इनके जो गिल्स हैं उनके में अपरक्यूलम होगा। ठीक है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इनकी बॉडी के अंदर इंटरनली होती है और ऑस्ट्रिचथाइस की जो है वो एक्सटर्नली होती है, वाटर में होती है। इसके अलावा जो कॉन्डिस्टाइस है उनके अंदर प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेक्वाइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल ऑस्ट्रिचथाइस में होते हैं और जो प्लेक्वाइड है वो कॉन्डिस्टाइस में। ये पक्का याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में भी ये पूछ लेते हैं। देन यू हैव डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बहुत आसान है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म है इसकी राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसकी कोई टाइप नहीं है, इसकी 3 टाइप्स हैं। ये बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है और ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर है और इसके अंदर राइबोस शुगर है। फिर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आता है आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में, लेकिन जो वेन्स है वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट तक।
ठीक है। वेन्स जो है लेके जाती हैं हार्ट तक और आर्टरी जो लेके जाती हैं हार्ट से, ठीक है। इनके पास जो है थिक वॉल्स होती हैं और इनके पास थिन वॉल्स होती हैं। फिर यहाँ पे ब्लड की स्पीड जो है वो फास्ट है, यहाँ पे ब्लड की स्पीड स्लो है। और ये जो है क्योंकि ब्लड से हार्ट से लेके जा रही है तो ज़ाहिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सही सलामत, लेकिन ये हार्ट तक लेके जा रही है तो गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर इनका जो कलर है वो पिंक होता है और वेन्स का जो कलर है वो डार्क होता है, डार्क रेडिश टाइप का। फिर सर के पेपर में एक ये क्वेश्चन दिया आपने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं फाइलम एनालिट्स के बारे में। फाइलम एनालिट्स का दूसरा नाम सेगमेंटेड वर्म्स होता है क्योंकि इनके अंदर सेगमेंटेशन होती है। इनके पास सीलम भी होता है और ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। इसके अलावा ये जो रिस्पायरेशन करती हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से करती हैं। और इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया नामी ऑर्गन से ये एक्सक्रीशन करती हैं। इनकी एग्जाम्पल अर्थवर्म होती है। और इनके पास बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एमसीक्यूज में भी आ गया तो आप लिख लेंगे। और इनकी एग्जाम्पल है अर्थवर्म। उसके अलावा है लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और इसके 4 फंक्शंस लिखें। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें लिम्फ जो है वो फ्लो कर रहा होता है। क्या क्या फंक्शन है कि क्लीन फ्लूइड, साफ़ सुथरा फ्लूइड दोबारा ब्लड को पहुंचाते हैं। इसके अलावा जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो टिश्यू से ड्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो डेब्रिस है, गंदी चीज़ें हैं, वो सेल से हटाते हैं। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट्स को लैक्टील्स के ज़रिए, जो एक हमने पढ़ा था ना, लैक्टील्स के ज़रिए। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जितने रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ना, वाई और हाउ वाले नहीं बल्कि नॉन रीजनिंग सॉरी, तो वो मैं सॉल्व कर लूँ। और बहुत जल्दी में किया है, राइटिंग वगैरह पे ना जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।